गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल कि सेल किस तरह से डिवाइड करती है और डिवीज़न के दौरान किस तरह से पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है और उस साइकिल में कौन कौन सी फेजेस होती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे ही कोई एक नई सेल बनती है तो वो दोबारा से डिवीज़न करके नई सेल्स बनाती हैं। तो नई सेल बनने से लेकर के उसके आगे डिवीज़न करके नई सेल बनाने तक को हम कहते हैं सेल साइकिल। इस सेल साइकिल में क्या क्या फेजेस हैं उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सेल साइकिल को अगर हम डिवाइड करें तो हम उसे दो बड़ी मेजर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज और एक डिवीज़न वाली फेज, यानी कि माइटोसिस या मियोसिस। तो सेल मोस्ट ऑफ टाइम रहती है इंटरफेज में। वो वहाँ पूरा अपना ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है। जब उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो डिवीज़न करके नई सेल्स बनाती है। उसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे किस तरह से वो इंटरफेज में अपनी एक्टिविटीज़ और जो जो इवेंट्स हैं वो परफॉर्म करेगी और मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या क्या इवेंट्स परफॉर्म होंगे। देखिए, अगर मैं सेल साइकिल को देखूं तो ये जो नई सेल बनी है, ये यहाँ पर नई सेल बन गई है, ये एक नई सेल है। ये नई सेल पहले अपनी ग्रोथ करेगी जीवन में, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा एस में, फिर वो दूसरी ग्रोथ करेगी जी2 में, और फिर वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि एम फेज से डिवीज़न करके फिर दो सेल बना देगी। तो नई सेल बनने से लेकर के उसके डिवीज़न के बाद दो नई सेल बनने तक को हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड ए रिपीटिंग साइकिल, यानी रिपीट करती रहेंगी ये साइकिल। यानी ये नई सेल बनी, इसने डिवाइड करके दो बनाई, फिर ये रिपीट होगा। तो ये रिपीटिंग साइकिल चलता रहेगा, यानी कि एक सेल बनने के बाद लगातार वो नई सेल बनाएंगी। Repeating cycle of event in life of a cell. This cycle of event is called cell cycle. यानी कि एक सेल बनने से लेकर के अगली सेल बनने तक के साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं? सेल साइकिल। चलिए, अब इसकी हम देखते हैं कौन कौन सी फेजेस हैं। आप यहाँ देखेंगे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, आप एक बार इसको गौर से देखेंगे, फिर हम फेजेस की बात करेंगे। यहाँ देखिएगा, जितना भी आपको ये रेड बाउंड्री दिखाई दे रही है रेड कलर की सर्कल में, ये पूरी की पूरी क्या है? इंटरफेज है। यानी कि एक सेल अपना मोस्ट ऑफ टाइम यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय किस में बिताती है? इंटरफेज के अंदर। और थोड़ा सा समय वो एम फेज यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि विभाजन वाली अवस्था में बिताती है। तो अब हम एक एक करके बात कर रहे हैं कि भाई जो इंटरफेज है उसमें कौन कौन सी फिर सब फेजेस आएंगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेज में कौन सी चार फेजेस हैं या सेल साइकिल की कौन कौन सी चार फेजेस हैं। अब हम यहाँ हैं, सपोज यहाँ हमारी एक नई सेल बन के आई है। अब ये नई सेल जैसे ही बन के आएगी तो वो किस में एंट्री करेगी? G1 फेज में, यानी कि सेल का ग्रोथ फर्स्ट। G1 का मतलब है ग्रोथ फर्स्ट, G1 फेज में। फिर वो जाएगी किस में? S फेज में। आप देख सकते हैं ये S फेज में, यानी कि S फेज में क्या होगा? डीएनए सिंथेसाइज होगा, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए 1 से 2 बनेंगे। फिर ये गैप 2, G1 को आप यहाँ गैप भी बोल सकते हैं और ग्रोथ सेकंड भी आप बोल सकते हैं। ये गैप 2 होगा, यानी कि G2 फेज़ के अंदर क्या होगा?
सेल और ग्रोथ करेगी, और जैसे ही फुल मैच्योर यानी ग्रोथ कर लेगी तो वो किस में एंट्री कर जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में, एम फेज में, जिसमें फिर 4-5 सब फेजेस होंगी। पहली प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, और फिर साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न किया जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो देखिए यहाँ इंटरफेज में ये तीनों फेज आ गई, G1 S G2 और फिर M फेज अपनी इंडिपेंडेंट है। अब देखना है कि एक एक फेज़ में क्या क्या इवेंट्स होंगे। देखिए इंटरफेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस M को हटा दूँ तो बस सारा का सारा क्या है, इंटरफेज है। अगर एक सेल 15 घंटे में डिवीज़न करती है तो 16 घंटे में अगर डिवीज़न करती है तो 15 घंटे वो किस में रहती है, इंटरफेज में, और डिवीज़न फेज़ तो केवल 1 घंटे की होती है, बहुत छोटी। अब कंपोज्ड ऑफ G1, तो इंटरफेज की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरफेज में कौन कौन सी 3 फेजेस होंगी, G1 S और G2, वेयर सेल स्पेंड्स मोस्ट यानी 90% ऑफ इट्स टाइम, यानी कि एक सेल का बनने से लेकर के 2 नई सेल बनने के बीच में उसका 90% टाइम कौन सी फेज़ में बीतता है, इंटरफेज में, यानी कि सेल मोस्ट ऑफ टाइम इंटरफेज में रहती है। ऑफन कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, बट सेल इज़ नॉट एट रेस्ट। यहाँ देखिएगा बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भाई क्या यहाँ पर सेल रेस्ट कर रही है क्या, नो, यहाँ सेल रेस्ट नहीं कर रही है, यहाँ तो इतनी एक्टिव होती है कि नई नई चीज़ें इसके अंदर बन रही होती हैं। तो ये रेस्ट नहीं है बल्कि बहुत ही एक्टिव स्टेज होती है। सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग बट इट इज़ एक्टिव। इस टाइम सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है लेकिन अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा का पूरा कर रही होती है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये इंटरफेज में रहती है। यहाँ देखिए इंटरफेज ऑफनली कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, बट सेल इज़ नॉट एट रेस्ट। सेल में नॉट बी डिवाइडिंग बट इट इज़ एक्टिव। वही बात है जो हम आपको बता रहे थे। डीएनए, अब आप देखेंगे कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, डीएनए होगा। क्रोमोसोम्स के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होगी। जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है ऑन क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड डीएनए। तो डीएनए आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पूरी सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और हिस्टोन है। जो हम क्रोमोसोम की पैकेजिंग जब आपको पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको बता दिया था। तो इन सब में क्या क्या चेंजेस होंगे वो सब हम देखेंगे। ऐसे ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में भी ये देखिएगा मैंने पढ़ाया था सेम यही आपको, कि क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा था, ये क्रोमोटिन नेटवर्क है। अगर एक क्रोमोसोम को आप देखें तो सेंट्रोमियर एक आर्म है, लेकिन ये पूरे के पूरे कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, तब आप इन्हें क्रोमोटिन कहते रहते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होंगे, अनकॉइल होंगे, क्रोमोसोम छोटे और मोटे होंगे, और आप इन्हें क्या कहना स्टार्ट कर देंगे, क्रोमोसोम। अभी तक हम कहते हैं क्रोमोटिन नेटवर्क, जब ये बहुत कंडेंस है। इज इट क्लियर? अब देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिविजनेबल जो सेल को माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, इंटरफेज में, यानी कि ये सेल ग्रो कर रही है। अब देखिए कुछ सेल डिवीज़न भी कर रही है, कोई सेल है जो अलग अलग सब फेजेस के अंदर हैं। तो हम एक डायग्राम आपको यहाँ दिखा रहे हैं जो इंटरफेज में है। तो मैंने कहा क्रोमोसोम अनवाइंड करना स्टार्ट कर देंगे व्हेन सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग। अनवुंड क्रोमोसोम आर अवेलेबल टू बी रीड बाय द सेल्स मशीनरी, यानी कि जैसे ही सेल एक्टिवेट होगी तो उसको डीएनए वगैरह बनाना पड़ेगा, और इतना कंडेंस अगर क्रोमोसोम होगा तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो क्रोमोसोम क्या होंगे, छोटे और मोटे होने लग जाएंगे बाय द सेल मशीनरी। एग्जाम्पल ओपन बुक, द डीएनए इज़ एक्सेसिबल दस द सेल कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जीन्स में है, और जीन्स किसके बने हैं, डीएनए के, और डीएनए किस में है, क्रोमोसोम्स में। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन ये सारे होते कब हैं, जब सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करती है। अब हम देखते हैं एक एक सब फेजेस को। G1, जिसे हम गैप 1 कह रहे हैं, या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी हम कह सकते हैं। तो बात आती है कि भाई पहली जो सेल जैसे नई बन के आई है, उस सेल के अंदर
बनते ही उसके अंदर वो जीवन फेज़ में एंट्री कर जाएगी। और अब जीवन फेज़ के अंदर क्या होगा, तेज़ी से वो ग्रोथ करेगी, यानी जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है उसको यूज़ करके तेज़ी से ग्रोथ करेगी, नए नए प्रोटीन्स बनाएगी, नए नए सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे, क्रोमोज़ोम मैंने कहा अनवाइंड होंगे, ठीक है, अनवाउंड होंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है उसका, प्रिपेयरिंग फॉर डीएनए सिंथेसिस। देखिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है जीवन में, लेकिन डीएनए सिंथेसिस करने की सारी तैयारियां जीवन में ही हो जाएंगी। आप कहेंगे सर तैयारी क्या करनी होगी इसमें? तैयारी यानी कि डीएनए को बनाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब कलेक्ट करने होंगे। तो इन सब की तैयारियां न्यूक्लियस में कर ली जाएगी, ठीक है। तो जीवन फेज़ में क्या क्या हुआ, प्रोटीन नए नए ऑर्गेनल्स बने, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनना स्टार्ट होते हैं, क्रोमोसोम्स अनवाउंड होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो खुलने लग जाता है, डीएनए सिंथेसिस की तैयारी होने लग जाती है जीवन फेज़ में। अब ध्यान दें आप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको देखनी है, जीवन के साथ साथ ही आती है, कुछ सेल होती हैं जो तो डिवीज़न करती है, उसमें तो वो क्या है कि जीवन में एंट्री कर जाती है। कुछ सेल जैसे आरबीसी है, ब्लड सेल्स हैं, और कुछ सेल ऐसी हैं जो फिक्स हो गई है, उन्हें डिवीज़न नहीं करना है, तो वो किस में चली जाती हैं, G0 या G0 फेज़ में चली जाती है। यानी जिस सेल को डिवीज़न नहीं करना है वो G0 फेज़ में चली जाएगी। सेल लीव्स सेल साइकिल, यानी कि सेल साइकिल को छोड़ देगी और अपना काम करती रहेंगी, यानी डिवीज़न नहीं करेंगी और ये डेड हो जाएगी, जैसे आरबीसी। कैन बी टेम्परेरीली और परमानेंट, कुछ सेल ऐसी होती है जो टेम्परेरीली रुक जाती है डिवीज़न करना, बाद में स्टार्ट कर देती है, लेकिन कुछ परमानेंट ही नहीं करती है डिवीज़न। बट नॉट नेसेसरीली डेड, मरती नहीं है, ये सारी एक्टिव होती हैं, अपना काम करती रहती है और फाइनली फिर ये डेड हो जाती है। न्यूरॉन्स हैं, आरबीसी, अब देखो न्यूरॉन्स हैं, एक बार बन गए तो डिवीज़न करके दूसरे न्यूरॉन नहीं बनाते हैं, वो तो लगातार अलग ही स्ट्रक्चर से बनते रहते हैं, ठीक है। तो जब सेल डिवीज़न नहीं करती है तो वो कौन सी फेज़ में चली जाती है, G0 फेज़ में, G0 फेज़ में चली जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जीवन फेज़ के बाद वो किस में आएगी, एस फेज़ में आएगी। एस का मतलब होता है सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस। यानी कि एस फेज़ में सेल रेप्लिकेशन करेगी और मेक ए कॉपी ऑफ इट्स एंटायर सेट ऑफ क्रोमोज़ोम, और क्रोमोज़ोम की कॉपी बना देगी, यानी कि डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है व्हाई इज़ दिस नेसेसरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एस फेज़ में डीएनए डुप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है। देखिए सेल भी 1 से हमें 2 बनानी है, और क्रोमोज़ोम है आपको पता है डिवाइड करके हाफ एक में जाएंगे, हाफ एक में जाएंगे। वो आपको लगते हाफ हाफ है, लेकिन उसका डीएनए डुप्लीकेट हो करके क्या हो चुका होता है, वो पहले ही डबल हो चुका होता है, ठीक है। व्हाट वुड द क्रोमोज़ोम लुक लाइक नाउ, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रोमोज़ोम दिखते कैसे हैं आपको। क्रोमोज़ोम तो ऐसा लगता है कि आपको सिंगल है, लेकिन उसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट हो चुका होता है और वो 2 क्रोमोज़ोम बन चुके होते हैं, जो आपको अभी आगे जब डिवीज़न दिखाएंगे तो वहाँ कैसे सेंट्रोमियर से अलग होंगे वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले एस फेज़ में क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए डुप्लीकेट होगा, पूरा सेट है जो डीएनए का, इसीलिए इसको हम एस फेज़ कह रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्रोमोज़ोम है जो, जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं आपको, ये आर्म्स, लेकिन इसके अंदर है जो डीएनए है वो पहले से ही डबल हो चुका है, इसके अंदर भी डबल हो चुका है, इसीलिए फिर ये हाफ हाफ हो जाएंगे, तो इनके अंदर डबल डबल ही रहेंगे। क्रोमोज़ोम दैट हैव डुप्लीकेटेड विल हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टू द सेम सेंट्रोमियर।
अब इसके अंदर ही क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई हैं और इसके अंदर ये अलग हो गई हैं, तो यहाँ से ये पूरा बाद में अलग हो जाएगा। तो एक में ये चला जाएगा, एक में ये चला जाएगा, तो डीएनए डबल है तो दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जितना पेरेंट में है उतना ही। सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव आइडेंटिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्योंकि सेम डीएनए डुप्लीकेट हुआ है तो कोई चेंज भी नहीं होगा। फिर आते हैं हम G2 फेज़ में। G2 फेज़ में क्या होगा देखिए आप, पहली बात तो गैप 2 है ये, और सेकंड ग्रोथ फेज है, यानी दूसरी बार अब सेल ग्रोथ करेगी। सेल ग्रोज लार्जर इन साइज, सेल अपने साइज को बढ़ाएगी, और अब किस में जाना है उसको, सेल को डिवीज़न करना है तो साइज़ को भी ये बढ़ाएगी, और जो जो ऑर्गेनल्स की ज़रूरत है और ऑर्गेनल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, और प्रोटीन जो ज़रूरी है वो बन जाएंगी, एंजाइम्स ज़रूरी हैं वो बन जाएंगे। तो सेल डिवीज़न के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी सिंथेसिस किस में होंगी, G2 फेज़ के अंदर। एग्ज़ाम्पल सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, ये सब डुप्लीकेट हो जाएंगे क्योंकि सबको डिवाइड करके 2 सेल के अंदर बांटना होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं डायग्राम्स को, क्या क्या चीज़ें हैं जो डुप्लीकेट हो रही हैं। न्यूक्लियाई है वो डुप्लीकेट हो रही हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस दिख रही है आपको, ये देख सकते हैं आप, सेंट्रियोल भी बन रहे हैं, तो सेल है जो डिवीज़न की तैयारी में लग गई है। अब सेल जब पूरी डिवीज़न की तैयारी हो चुकी है, सेल फुल मैच्योर हो गई है, तो सेल किस में एंट्री करेगी, M फेज़ में, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि विभाजन अवस्था, सेल डिवीज़न अवस्था। All of the cell's energy is devoted to the process of cell division. सारी सेल अपनी पूरी एनर्जी जो उसने कलेक्ट की है, जो तैयारी की है, सब सेल डिवीज़न में लगा दी जाएगी। M फेज है उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे किस में, माइटोसिस में और साइटोकाइनेसिस में। पहले तो भाई न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न भी हो रहा है। वाई द क्रोमोसोम वुड बी कंडेंस्ड इन M फेज़। अब M फेज़ में क्या होगा, जब आप देखेंगे एनाफेज़ के अंदर कि क्रोमोसोम है जो मेटाफेज़ के अंदर और एनाफेज़ के अंदर क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाएंगे, जिससे कि उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अब 4 फेजेस हैं M में भी, प्रोफेज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, फिर मेटाफेज़, फिर एनाफेज़, फिर टेलोफेज़ और फिर साइटोकाइनेसिस। तो ये था पूरा का पूरा सेल साइकिल जो इंटरफेज़ और M फेज़ में डिवाइड है। इंटरफेज़ में 3 फेजेज़ हैं, G1, S, G2 और फिर M फेज़ है। तो ये है हमारा सेल साइकिल, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा सेल साइकिल। अब हम कल बात करेंगे क्या, माइटोसिस के बारे में, एक एक फेज़ के बारे में हमें फिर बात करनी है। थैंक यू।